आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन से होते हुए संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंची है और इस संकल्पना को मध्य प्रदेश में और भोपाल में इस झीलों की नगरी में साकार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। और उन्हीं की यह सतत श्रृंखला है मन की बात की, और उसमें आज हमारे जो पुष्प इस 33वें कार्यक्रम में या 33वें इस सत्र में आज हमारे बीच में हैं आदरणीय मेजर जनरल टीपीएस रावत जी। तो बड़े ही सम्मान के साथ मैं आदरणीयों को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आसीन हो सर। तालियों से स्वागत करें। इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच पर आज की अध्यक्षता कर रही सुश्री आरती उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय चित्रांश जी भाई साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि विशिष्ट अतिथि के रूप में आप मंच पर आसीन हो। वो भी हमारे प्रस्तुत हो जाएंगे। तो जैसा कि आप अनुभूत कर रहे हैं, हमारे सेज यूनिवर्सिटी के यहाँ पर उदीयमान भारत के उदीयमान सितारे बैठे हुए हैं। तो आप सभी ने मन की बात इस कार्यक्रम से बहुत सारी मन में जिज्ञासाएं होंगी आपकी, निश्चित ही उनका समाधान होगा। सबसे पहले कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा में बता देता हूँ। एक क्लिप यहाँ पर चलाई जाएगी पहले मन की बात। अच्छा जी, सेज और मध्यांचल विश्वविद्यालय के भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दोनों का स्वागत है। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। तो एक संक्षिप्त मैं कार्यक्रम से पहले परिचय दे देता हूं कि यहाँ क्लिप चलाई जाएगी और जो हमारे आज के आदरणीय वक्ता हैं उसके संबंध में अपने मनोगत हमारे सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बैच लगाने के लिए हरीश परमार जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे अतिथियों को एक बैच। यशवंत तोमर जी। हमारे भी चित्रांशी भाई साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं, जो कि विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक हैं और मैं प्रचारक हैं आप। साथ ही साथ मैं सद्भावना जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और मैं इनको एक संक्षिप्त परिचय में आज के हमारे जो वक्ता हैं उनका देता हूं। आदरणीय मेजर जनरल टीपीएस रावत जी, जो कि कमीशन हुए हैं इंडियन आर्मी में 1983 और 38.5 वर्षों तक इन्होंने भारतीय सेना को अपना योगदान दिया है और आज भी सेना से मन से तन से सभी प्रकार से जुड़े हुए हैं। भारत की सुरक्षा और उसकी नीति से विभिन्न जो नीतियां होती हैं उनके संबंध में आपके विचार हमेशा भारतीय पटलों पर रखे जाते हैं। विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के आपने पुरस्कार प्राप्त किए हैं भारतीय सेना से। मई 2021 तक आप आर्मी में भारतीय सेना में कार्यरत रहे। अति विशिष्ट सेवा मेडल फॉर विशेष सेवा मेडल, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल आपने प्राप्त किया है। तो जोरदार तालियां आदरणीय के लिए।
जो भोपाल की वेटरन रन भोपाल मैराथन हुई है उसका भी आयोजन आपके द्वारा करवाया गया है। तो आदरणीय का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले मन की बात हम सुनेंगे, उसके बाद आदरणीय का उद्बोधन हमारे बीच होगा। देश के कई भागों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत का अनुभव हो रहा है और हम सबने देखा है कि जीवन में कितनी आपाधापी हो, कितना ही तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन ही हमारी मनस्थिति को बदल देता है। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव संपन्न होता है और भगवान जगन्नाथ जी के साथ देश का गरीब जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता अंतर्निहित थे। भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है और बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। भारत की विविधता ये इसकी विशेषता भी है, भारत की विविधता ये भारत की शक्ति भी है। रमजान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब ईद का त्योहार है। ईद उल फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान महीना पुण्य दान का महीना है, खुशियों को बांटने का महीना है और जितनी खुशियां बांटते हैं उतनी खुशियां बढ़ती हैं। आइए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्सवों से प्रेरणा लेकर के खुशियों के खजाने को बांटते चले, देश को आगे बढ़ाते चले। रमजान के इस पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गांव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई। करीब 3,500 हमारे मुसलमान भाई बहनों का परिवार वहां उस छोटे से गांव में बसते हैं। एक प्रकार से ज्यादा आबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाइयों बहनों की है। इस रमजान के अंदर गांव वालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय किया और इस व्यक्तिगत शौचालय के अंदर सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है और उस सहायता की राशि करीब 17 लाख रुपए उनको दी गई। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, आनंद होगा। रमजान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों बहनों ने सरकार को 17 लाख रुपए वापस लौटा दिए और ये कहा कि हम हमारा शौचालय हमारे परिश्रम से, हमारे पैसों से बनाएंगे। ये 17 लाख रुपए आप गांव की 38 अक्टूबर 2016 वाली 30th अक्टूबर। जैसा मैंने कहा
हमारा हर पर्व एक शिक्षा, बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव संपन्न होता है और भगवान जगन्नाथ जी के साथ देश का अम्बेडकर का अध्ययन किया होगा, वो बड़ी तारीफ अंतर्निहित थे, वो पता होगा। अंक मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है रहने दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली वो लिंक दूसरा हो गया था, लेकिन विषय दीपावली के संदर्भ में जो मन की बात है उस पर आदरणीय आपके समक्ष विषय रखेंगे। तो स्वागत है सर आपका, आए। और आई थिंक फौज में कहते हैं ना कि आप 10 प्लान बनाओ, सारे फेल हो जाते हैं, फाइनली 11th प्लान काम करता है। सो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था इन द सेंस कि जो मेरे को लिंक आया था वो थोड़ा दूसरा था। एंड सिंस आई बी वेरी फ्रैंक, आप अंग्रेजी भी थोड़ा, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ना बीच में, क्योंकि फौजी आदमी है तो थोड़ा आदत तो दोनों की बोलने की होती है। एंड मैं बड़ा खुश हुआ था जो लिंक मुझे आया था, क्योंकि तो फौज के बारे में था, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट द फौज, क्योंकि आई सी लॉट ऑफ ये एनसीसी कैडेट्स, ये गर्ल्स एनसीसी है। Yes, sir. ओके, गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स। सो आई थिंक आप लोग मोटिवेटेड होंगे, दैट्स व्हाई यू जॉइंड द एनसीसी। बाकी पीछे भी मोटिवेटेड हैं। ओके। सो ये जो अक्टूबर 30th 1916 का जो मन की बात थी, जो मोदी जी ने लिया था, ये अक्टूबर में शुरू हुआ था जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनफैक्ट फ्रैंकली मैंने सिर्फ पहला मन की बात देखी थी एंड आई वाज इम्प्रेस्ड, पर देन बिकॉज फौज में थे तो टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए नहीं देख पाया। और अभी मेरे को जब ये मौका दिया गया कि मन की बात पे बोलना है, तो पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि मुझे लिख तो दिया नहीं था, तो मैं शुरू से आगे 7-8 देख लिए थे। ठीक है, तो इन द सेंस मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्टर सीइंग दीज, जो मेरे को मैंने समझा कि आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव श्री नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक इस देश का भाग्य है, क्योंकि जिस तरीके से वो आप इंटरेक्ट करते हैं मन की बात में, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जाके फोन पे बात करते हैं, वो दूसरा फोन पे करता है, और भी क्या कहते हैं, काफी लेटर्स इनके पास आते हैं, एंड क्योंकि ऑफिस होगा वो सीधा उसको शिफ्टिंग करके जो पॉइंट्स बनाते हैं, जो उनकी खुद की विजिट होती है, एंड जो पॉइंट्स उसमें बोले जाते हैं मन की बात में, इट इज दैट इंटरेक्टिव सेशन जो है which joins a person to the grassroots, and that person also feels wanted and valued। यहाँ भाई मेरा भी विषय लिया गया है, एंड उसी विषय के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो डायरेक्शन दिए जाते हैं। इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज आजकल बनने लगी हैं। जैसे आप सबको पता है कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, कितने सारे ओल्ड लॉज थे जिनका कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों के जमाने के। इनफैक्ट अभी जो इंडियन पीनल कोड भी था वो भी अंग्रेजों के जमाने का था। कोई कहता था वो आयरिश पीनल कोड था, जो कि अंग्रेज थे वो सब्जुकेट करते थे आयरिश को। उनकी हमेशा लड़ाई रहती थी आयरलैंड एंड ब्रिटिश की, एंड आयरिश वर ऑलवेज सब्जुकेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स इधर आए तो उन्होंने सेम आयरिश पीनल कोड का नाम वहां से आयरिश से इंडियन करके वो यहाँ पे लगा दिया। एंड इतने सालों से 19th सेंचुरी से दैट पीनल कोड वाज सब्जेक्टिव, जो चल रहा था उसी के ऊपर लोगों को यहाँ पे ट्राई किया जा रहा था। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब कितने बदलाव हो रहे हैं सिस्टम में। एंड बेसिकली एक ये मन की बात है जो लोगों से इंटरेक्ट करके ग्रास रूट पे देन आप उस पर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हो। आई थिंक देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दैट। साथ ही साथ जो ये वाला मन की बात प्रोग्राम था, इसके जो मेन इनफैक्ट पॉइंट्स थे जो मोदी जी ने कवर किए थे, पहले वो बता देता हूं मैं। एक तो सबसे पहले उस टाइम पे दिवाली थी अक्टूबर में,
So he spoke about Diwali the festival. Thereafter एक डिफिकेशन जो होता है, ओपन डिफिकेशन होता था, जो बाहर शौच के लिए लोग जाते थे, उसके बारे में बात करी। एंड दूसरा था टू मेक इंडिया केरोसिन फ्री ऑल्सो, कि पहले केरोसिन काफी यूज होता था चूल्हे पे, जो घर पे लोग काम करते थे, उसको चेंज करके एलपीजी जो दिए गए उस पर बात करी। फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, एंड लास्ट में एक उन्होंने फौज के बारे में इंपॉर्टेंट था इसमें। दैट इज माय मेन दिस थिंग व्हिच आई विल टेल यू अबाउट, देश और फौज के बारे में जो उन्होंने बात करी थी। एंड लास्ट में सरदार पटेल एंड गुरु नानक के बारे में भी बात करी थी। सो कमिंग, सबसे पहले भारत के बारे में बात करेंगे। वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो बाद में हम कवर करेंगे। अभी 15 अगस्त भी था एंड 76 इयर्स ऑफ फ्रीडम, हमने 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था इस देश में। एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा देश है, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग और हम लोग कि इस देश में खुली हवा में हम सांस लेते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां कॉन्स्टिट्यूशन से आपको फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप अपने पास के देश में देख लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है क्या कंडीशंस हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या है, मतलब तख्ता किसी को भी जाके कोई भी तख्ता पलट देता है, आर्मी टेक ओवर कर लेती है, फिर आर्मी रूल चलता है नीचे। इट इज ऑल टेररिज्म टाइप का है। श्रीलंका में भी पीछे क्या हुआ था, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए थे। सो मतलब और भी देशों में जाओगे, अफ्रीका में देखोगे क्या कंडीशंस हैं, डिक्टेटर्स हैं, मतलब चलते चलते लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं। पर ये देश ऐसा है जहां डिस्पाइट इज डाइवर्सिटी 122 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इस कंट्री में, जो मिनिमम 10,000 मिनिमम लोग लैंग्वेज को बोलते हैं, तो ऐसी 122 लैंग्वेजेस हैं इस कंट्री में एंड 19,000 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। सो दैट इज द डाइवर्सिटी। नॉर्थ टू साउथ 3,000 किलोमीटर्स, ईस्ट टू वेस्ट 3,200 किलोमीटर्स, एंड उस डाइवर्सिटी में देयर इज अ यूनिटी। एक वो इकबाल का जो 2 लाइनें थी, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सो ये जो आजादी मिली थी हमें, जो मैं कह रहा था 76 इयर्स पहले, इट वाज आफ्टर काफी लोग जो थे, वीर थे, वीरांगनाएं थी, उनके बलिदान के बाद। इट डिडंट कम इजी, काफी लोगों ने अपनी जान दी है, किस्से हैं, उन पे मूवीज बनी हैं। सदगुरु भगत सिंह, राजगुरु, जो उनका गाना भी था, आपने सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला है। उसकी वर्डिंग सुनी है किसी ने? कभी नहीं सुनी होगी, सुनना कभी जाके। आजकल हम मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, ये चलता रहता है, वो कोई गाने शाने ऐसे उल्टे सीधे गेम्स खेलते रहते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है चीजें देखने का। वी मस्ट, जो लिरिक्स हैं, जो मतलब है उनका, हमारे तो अभी भी क्या कहते हैं, जो होता है ना, गूज बम्प्स एंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। सो दैट इज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस। तो ये आजादी ऐसे नहीं आई थी, लोग हंसते हंसते दे वेंट टू गैलोज, फांसी पे चढ़ गए। अंडमान निकोबार में आप जाओ, मैं गया था उधर भी पीछे, अभी भी पहले भी काफी बार जा चुके हैं, तो अभी उन्होंने वहां पे पूरा डिजिटाइज कर दिया है जो उधर का लेजर शो है। एंड वहां जिस तरीके के हालात में लोग रहे हैं, काला पानी में, जहां से आदमी बच के नहीं निकल सकता था, उस कंडीशन में लोग अपनी जान देके, ताकि आप लोग एक फ्री कंट्री में सांस ले सको। तो उन्होंने तब अपना कभी फिक्र नहीं करी थी कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। अपनी फैमिली को भी भूल के उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। तो दिस जो फ्रीडम आपको मिला है, दिस हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, नॉट ओनली फ्रॉम आजकल जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं, इंटरनल एनिमीज इस कंट्री में ज्यादा है, जिसमें आर्मी रोज हर दिन एक काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर होता है, जो जितने भी अपने बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां लड़ रहे हैं, एंड उसका किसी को पता भी नहीं चलता अखबार में क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनफैक्ट जो हमारी फौज और आर्म फोर्सेस है, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, बीएसएफ, सीआईएसएफ एंड जितने भी अलग सशस्त्र बल हैं, सारे के सारे
ये डेली उस पे एक टाइप का वॉर लड़ रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज में भी देखते हो किस टाइप के कंडीशंस हैं, क्या रोज हो रहा है इस देश में। तो उन सब ने जो अपनी जान पे खेल के आपको ये सो सकते हो चैन की नींद, उसको समझना चाहिए और हमारे को इनको सत सत नमन करना चाहिए इन वीरांगनाओं को और वीरों को जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। एक आपको मैं वाक्य भी सुनाऊंगा। एक बैटल थी ऑफ अपना कौन सा था ये, लद्दाख में हुआ था। एक बैटल हुई थी 1962 में, बैटल ऑफ रेजांगला। सुना है किसी ने उसके बारे में? 18 नवंबर 1962। तो इससे आपको पता चलेगा क्या कंडीशन थी और किस कंडीशन में लोग, क्योंकि फौज में हम जीते हैं 3 चीजों पे, नाम, नमक और निशान पे। नाम होता है अपने देश का, आप सब जो जहां से स्कूल से आए आप उसको उसके लिए भी ट्रांसलेट करते हैं, ले सकते हैं कि अच्छा नाम अपने स्कूल का है, घर का है, स्टेट का है या किसी का भी, पर मेन सबसे है नाम देश का। नमक होता है जिस मिट्टी का आपने नमक खाया है तो उसका कर्ज, एंड नाम नमक। निशान होता है तिरंगे का, दैट इज द फ्लैग। आपका स्कूल का फ्लैग है, फॉर व्हेन यू आर इन स्कूल, तो दैट फ्लैग इज द निशान। सो 1962 में 18 नवंबर रेजांगला, 18-19 हजार फीट पे ये जगह थी जहां पे उस टाइम आप सबको पता है चाइनीज ने इन्वेड किया था कंट्री में। एंड उस टाइम हमारी फौज, क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में बात करते थे, हम सोचते थे चीनी हमारे भाई हैं, पर उन्होंने धोखे से हमारे ऊपर अटैक करा। और उस टाइम पे हमारे को अपनी फौज जो थी, जो भी कंडीशंस थी, सामान नहीं था, उस कंडीशन में फौज को उधर बॉर्डर पे मूव किया गया। हथियार जो थे हमारे इतने आधुनिक नहीं थे, इनफैक्ट चाइनीज के पास ज्यादा आधुनिक हथियार थे। जो लोग मूव किया गया था उनके पास जूते नहीं थे, वाले जो आइस में जो स्नो में रहते, स्नो बूट्स नहीं थे। जो बूट्स थे उनके पास नॉर्मल ये जो कैनवास बूट लेके, जुराब नॉर्मल थे, वोलन सॉक्स नहीं थे। जो आपके पास स्वेटरें थी वो कोट परखे नहीं थे, आजकल तो बड़े बड़े वो गरम गरम कपड़े आते हैं। उस हालत में उनको तैनात किया गया था और 18 नवंबर को ये अटैक आया। 120 जवान थे ऑफ चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं, अहीर बटालियन थी एक, जिसका कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। ठीक, दुश्मन जो था 5000 की तादाद में अटैक करा उसने। एंड चाइनीज का अटैक करने का तरीका क्या था, अलग था। उनके पास लोग ज्यादा थे पर हथियार आगे वाले लेके चलते थे, जो गिरता रहता था पीछे से आके फिर वो हथियार उठा के आगे चलता था। तो उनको वेव्स कहते थे, वेव्स में अटैक करते थे। तो ऐसे उस दिन इनके ऊपर 7 अटैक आए, 7 वेव्स, 5000 लोग 120 लोगों के ऊपर। उनको पता था कि उस रात उनमें से कोई भी बच के वापस नहीं जा सकता, पर उन्होंने अपने वो नाम नमक निशान बटालियन और अपने देश के लिए उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम यहां से हिलेंगे नहीं। ठीक, और जब उनकी एमुनिशन खत्म हो गई, फिर उस हाइट पे उन्होंने पत्थर उठा के फेंकने शुरू करे। जब पत्थर भी खत्म हो गए तो उसके बाद उन्होंने हाथों से लड़े, संगीन जो अपने राइफल पे संगीन थी उसको लेके लड़े। पर 114 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए। 5-6 लोग जो वापस आए थे, जब उन्होंने बोला तो लोग समझ नहीं सके, उन्होंने सोचा कि ये वहां से भाग गए हैं या हमारे लोग जो है उन्होंने हथियार डाल दिए थे। 2-3 महीने के बाद फरवरी में जब एक टीम गई उधर, तो वहां पे जितने भी 114 लोग थे वो सारे के सारे उस बर्फ में फ्रोजन थे। सबके हाथ में बंदूक या कुछ था और सबका छाती जो था दुश्मन की तरफ थी और सबके छाती पे गोली ली थी सबने, और अपने ट्रेंच पे या जो भी थे वहां पे खड़े हुए थे। तो ये होती है वो जो कहते हैं अपनी प्राणों की आहुति देना देश के लिए। तो उस दिन उन्होंने किसके लिए करा, ये अपने लिए तो करा नहीं, पर उन्हें पता था
वो जा भी सकते थे, पीछे मुड़ के वापस भी आ सकते थे, पर नहीं गए। तो उस दिन उन्होंने रात को डिसाइड कर लिया था अपनी बटालियन देश के लिए हम डटे रहेंगे। एंड उसी की वजह से जो उनका एक्शन था, उन्होंने चाइनीज के अटैक को विफल करा। और जो लद्दाख का जो एरिया है रेजांगला से, वो जो पास था, वो अभी भी हमारे पास है। एंड वो जो एरिया हमारे पास दुश्मनों के हाथ नहीं जाने दिया। और तो और हमने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं जब से हमें आजादी मिली है। लास्ट में कारगिल की लड़ाई भी आपने सुना होगा, जो काफी टेलीवाइज हुई थी। इट वाज मोर ऑफ अ, क्या कहते हैं, वीडियो वॉर, टेलीविजन वॉर, सबके घरों पे वो वॉर थी। एंड इनफैक्ट उसका एक अलग, उसमें देशद्रोही भी थे कुछ, जो अपने न्यूज पेपर वाले और जर्नलिस्ट थे जो रिपोर्ट कर रहे थे कहीं कहीं से, यहाँ से, और वो वहां से उसका कोऑर्डिनेट्स लेके बमबारी करते थे। यू सी, दैट वाज आल्सो थिंग। ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो अपना, क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ जो आपका बॉम्बे का अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक ऑन ताज में, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। सारे के सारे वीडियो वाले, वो कैमरा चल रहा था उधर, वो वहां से देख के वहां से डायरेक्शन टेलीफोन से उनको आ रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी इज डबल एज्ड वेपन। तो आपको जब मैं टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो यू हैव टू थिंक। तो ये जो 4 वॉर के बारे में मैं कह रहा हूं लड़े हैं, उसके अलावा डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा था, सीआई ऑप्स, जो पूरा आपका कश्मीर हो गया, आप इधर ईस्ट में जाएं, बॉर्डर्स पे जितना भी है, हर दिन लड़ाई लड़ रही है। इनफैक्ट कश्मीर की अभी हालत तो काफी अच्छी हो गई है। इनफैक्ट जब से हमारे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, इनफैक्ट पहले आपको पता होगा कि अगर हमारे को दुश्मन फायर करता था तो आपको अगर रिटर्न फायर करना था तो उसकी परमिशन यहां से लेनी पड़ती थी, दिल्ली से। पर आपको पता नहीं होगा, जब अपने गवर्नमेंट आई थी मोदी जी की और उन्होंने कुछ 1-2 एक्शन करे थे, तो उन्होंने खुले ऑर्डर दे दिए थे कि जो करना करो। एंड वो 2-3 महीने में इतना फायरिंग करके, उनके सारे प्लास्टर करके, उनको ऐसा कर दिया कि वो हालत जो है आज पाकिस्तान की, ये उसके बाद ही हुई है कि मतलब। सो आपको समझना चाहिए कि अगर देश एक जुट होके एक दिशा में, एक मिशन के लिए काम करे, तो इस देश को कोई हरा नहीं सकता। एक कहावत है, वो कहते हैं, वो जो झंडा है, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ द विंड। वो जो हवा की वजह से नहीं हमारा झंडा फहराता, इट फ्लाइज बिकॉज ऑफ द ब्रेथ ऑफ एवरी सोल्जर हु डाइड डिफेंडिंग इट। ये सुनिए कहावत किसी ने, है? सो कुछ लगता है जब कोई बोलता है, सुनता है, तो कुछ असर होता नहीं होता है। ग्रेट। एंड जो मैं कह रहा था कि हमारा जो क्रेडो होता है, जब हम आईएमए से पास आउट होते हैं तो एक हमें क्रेडो दिया जाता है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जो सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर देश का सबसे पहले सर्वोत्तम है। जो सेफ्टी, ऑनर और जो आपका कंफर्ट है ऑफ द मैन यू कमांड कम्स नेक्स्ट, और अपना खुद का सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर एंड दिस थिंग कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। दूसरा, देयर इज नो ग्रेटर लव देन लव फॉर योर कंट्री, एंड देयर इज नो बिगर पैट्रियट देन, कि मैं आपसे बड़ा देशभक्त हूं या वो मेरे से बड़ा देशभक्त है। देशभक्ति शुड कम नेचुरली। इनफैक्ट ये अभी जश्न एक आजादी का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पे जो एक गेम होता है जिसमें वो कहते हैं ना, आप क्वेश्चन पूछते हैं आपको या कुछ कहते हैं, आप आंसर देते हो तो प्राइज मिलता है। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि एनीबडी इन दिस थिंग, कि जिसके पास उस दिन इंडिया का फ्लैग कैरी कर रहा है। सो मेरे साथ जो बैठा था, मैंने उसको बोला, देखो फ्लैग कैरी करना ठीक है, पर फ्लैग दिल में होना चाहिए। यू सी, यू शुड कैरी द फ्लैग इन योर हार्ट, एंड दैट इज व्हाट इज पैट्रियटिज्म। हमारे तो आई डोंट नो, अगर कहोगे ब्रेन वॉश तो नहीं करते, पर हमारे को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है 16 साल की उम्र से एनडीए में साथ रह के, फिर उसमें यूनिट में जाके, कि आपका बस सारा फोकस ही रहता है देश के लिए और अपने साथियों के लिए। एंड जैसे जैसे आप ऊपर रैंक में जाते हो, इट इज मोर, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। आप अपने बारे में तब नहीं सोचते हो, आप अपने लोगों के बारे में सोचते हो। तो जैसे मैं कह रहा था कि यू हैव टू बी विजिलेंट इन प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम यू हैव गेन्ड। एक डगलस मैकार्थर होते थे, एक जनरल, अमेरिकन जनरल इन वियतनाम। उन्होंने कहा था, नो मैन इज एंटाइटल्ड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ फ्रीडम अनलेस ही बी विजिलेंट
in its preservation. और हमारे खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका मोदी जी ने इस मन की बात में भी लास्ट में काफी उनका वो दिया है कि उन्होंने देश के लिए क्या करा है। उन्होंने कहा था, every citizen of country must remember that he is an Indian and has every right in this country, but with certain duties. So मतलब आपके पास राइट्स सारे हैं, पर राइट्स फ्री के नहीं हैं. It is with duties you have to take those rights. अभी नाउ मैं वो जो बाकी जो आपको बता रहा था 3-4 चीजें थी, उसके बारे में बात करते हैं. एक उसमें दिवाली के फेस्टिवल की बात करी है मोदी जी ने, इन विच वो दिखाते हैं कि जो दिवाली का फेस्टिवल है इट इज लिंक टू सफाई ऑल्सो, क्योंकि दिवाली में कहते हैं कि सब अपने घर को तो साफ करते ही हैं, पर दैट इज नॉट इनफ. आपको घर के बाहर भी जाके सफाई करनी चाहिए, देश को साफ करना चाहिए. एंड दिस थिंग ऑल्सो स्टार्टेड जब उन्होंने टेक ओवर किया था. आई थिंक पहला मिशन योगा के साथ, इट वाज स्वच्छ भारत का मिशन 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट करा था. एंड आजकल तो हर साल कंपटीशन भी होता है सिटीज के बीच में, एंड भोपाल इज जनरली फर्स्ट तो आई थिंक इंदौर ही रहता है, उसके बाद भोपाल का नंबर आता है. सो पर देन ये सफाई जो है, अभी भी आप जाओ कहीं कहीं, इट इज मेन रोड्स में रहता है. जो आपका गलियां हैं, थोड़ा अंदर चले जाओ, वहां पे अभी भी थोड़ा सफाई का प्रॉब्लम है. पर ये सफाई के लिए आपको ये नहीं कि कर्मचारी जो गवर्नमेंट के हैं वही आगे करेंगे. एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, तभी होगा. लोग क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा लिया बाहर फेंक दिया, तो दैट इज नॉट द वे. आपको कूड़े को अच्छी तरह से पैक करके, आजकल तो आई थिंक डोर टू डोर क्लीनिंग होती है, म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते हैं, उसमें डोर टू डोर क्लीनिंग होती है, उसमें ले जा लेते हैं वो. तो आपको कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए जो देना है वो सही जगह पे डाला जाए, कूड़ेदान पे डाला जाए. और तब अभी हम बाहर के देश जाते हैं तो तब हम फेंकते क्या सामान. आई डोंट थिंक, वहां तो आप 10 बार सोचते हो कोई चीज को बाहर फेंकने से पहले. यहाँ तो हम पहला मौका देखते हैं, वो गाड़ी में चल रहे हैं, खिड़की खोली, बाहर फेंका, बस चलते रहे. सो दैट हैज टू पर्कुलेट, अपने अंदर से आनी चाहिए ये सफाई का. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सफाई का थिंग इज ऑल्सो लिंक टू दैट ओपन डेफिकेशन जो करते थे पहले, जो ओपन में शौच होता था. इंडिया में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. इनफैक्ट मैं अभी गूगल में देख रहा था 2023 मई तक आई थिंक 3 लाख विलेजेस आर OFD प्लस फ्री. एक तो OFD ओपन दिस थिंग डेफिकेशन का है फ्री, उसके बाद प्लस में जो उसमें जो डेफिकेशन का जो है सॉइल एंड ऑल, उसको भी मैनेज करना बिकम्स प्लस. तो एज ऑफ मई 2023 50% ऑफ इंडियन विलेजेस वेर OFD फ्री. एंड इसको आगे हम तो जब शुरू हुआ था ये, तब काफी सारी टीम जाती थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल घूमते थे विलेजेस में, जाके फंड्स आते थे उसके लिए. काफी जगह ये इन्होंने लैट्रिन्स बनाई, यूरिनल्स बनाए. इनफैक्ट इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये वाला जो एपिसोड था, ये कहते CISF का जवान था, वो घर जाता है अपने, तो वहां पे उनके पंचायत में बात हो रही थी वो इसका OFD की. तो पंचायत में जाके वो अपने जेब से 57 घर थे जिनके पास ये लैट्रिन एंड इसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो अपने जेब से वो चेक काटता है 57,000 का और कहता है मेरी तरफ से हर घर के लिए 1,000 रुपीज है, ताकि आप अपने घर में लैट्रिन बना सके. एंड दैट विलेज बिकेम OFD. तो ऐसे भी होते हैं लोग जो मतलब अपनी जेब से पैसे दे के दे हेल्प द कम्युनिटी. नेक्स्ट है उसी से स्वच्छ भारत जो की बात कर रहे हैं, उसमें आपका जो मैं कह रहा हूं कम्युनिटी का बहुत जरूरी है. इनफैक्ट जो मोदी जी का जो सिस्टम है, ये बात करके एंड कोई भी प्रोजेक्ट लेना है गांव में, एंड यू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी. जैसे फौज में भी होता है हमारा CI ऑप्स में, या जहाँ पे हम काउंटर जैसी रहती है, कोई हम काम करते हैं, हम खुद नहीं करके देते, वो जो लोकल गांव वाले लोग हैं उन्हीं से कराते हैं, ताकि वो उसमें अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग समझे. जिसमें कोई आदमी काम करता है तो सोचता है हाँ भाई ये मैंने करा है, तो इसलिए ये मेरा है,
वो अपनापन है, जो उसका बिलोंगिंगनेस है वो आ जाता है। तो जो भी काम ऐसे करने, एनसीसी में जैसे जाते हैं लोग, एनएसएस सर्विस, नेशनल सोशल सर्विस होती है ना आपकी, उसमें जाके काम करते हैं बाहर जाके, तो उसमें जो लोकल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। करते हैं उसमें इन्वॉल्व कि खुद ही करते हैं? गुड। सो अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो तभी उसको उसमें अपने आइडेंटिफाई कर सकेगा उस प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को। नेक्स्ट उसमें साथ ही साथ केरोसिन फ्री कंट्री की भी बात की गई है, इन द सेंस कि जो आपने गांव में देखा होगा, चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं, उस चूल्हे से जो धुआं निकलता है वो जो खाना बनाने वाले हैं उन्हीं को नहीं, पर जो घर में जो पूरी दीवारें काली हो जाती हैं और उससे जो बच्चों को डिजीजेस, प्रॉब्लम्स एंड वो होती है, वो उससे बचाने के लिए ये एक तो केरोसिन फ्री एंड जो एलपीजी दिए गए लोगों को, जो फर्स्ट जो इसका था फेज एलपीजी का, जिसमें काफी सारे गरीबों को फ्री में एलपीजी दिए गए, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो ऊपर की गई एंड लोगों को काफी सारी बीमारियों से इससे फायदा मिला। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जिसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इनफैक्ट होता क्या, गवर्नमेंट की स्कीम एक आती है, जब वो अपग्रेड होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम तो है नहीं चेक का, तो पहली स्कीम भी चलती रहती है, दूसरी स्कीम भी चलती रहती है, इन अ वे इट इज अ लॉस टू द गवर्नमेंट। तो बेस्ट जो सिस्टम, जो इन्होंने पॉलिसी जो अपनाई थी बाद में, डायरेक्ट बेनिफिट टू द पर्सन जो था बेनिफिशियरी, कि आप पैसा लो और उसके सीधा अकाउंट में चले जाए, जिसके लिए इतने सारे लोगों के अकाउंट खोले गए हैं। इनफैक्ट पहले लोगों के पास अकाउंट नहीं होते थे, इतने सारे लोगों के पास अकाउंट खोल दिया। दे आर डीलिंग विद डायरेक्टली बैंक्स के साथ जाके, जहां उनका पैसा आ जाता है, और जो लीकेज जो पीछे सिस्टम में होता था दैट इज खत्म। एंड लास्ट में बात की गई है सरदार पटेल की भी, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, ही वाज अ आयरन मैन। उनकी इनफैक्ट 31 अक्टूबर को उनकी जयंती है थी, एंड साथ ही साथ उन्होंने बात करी है इंदिरा गांधी की भी, वाज शॉट ऑन 31 अक्टूबर। तो ये दोनों दिवस उस दिन के थे। एंड गुरु नानक का भी बर्थडे अक्टूबर में ही आता है, जिसने क्या कहते हैं, उन्होंने उनकी तीनों की बात करी है कि हाउ दे मेड इंडिया, ट्राई टू मेक इंडिया इनटू वन डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटीज एंड इश्यूज जो हैं इतने सारे। लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहा था मैं, एक किताब है, वो मुझे अभी मैं 12 अगस्त को बॉम्बे में था, एक वर्दी के वीर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अपने ये शान एंड ये इनका प्रोग्राम था एंड शामक दावर का वो था। तो फिर हम होटल में गए। यू मस्ट लिसन टू दिस एंड यू मस्ट रीड दिस बुक। उससे आपका क्या है, कंसेप्ट ऑफ लाइफ विल आल्सो चेंज। तो जब हम वापस डिनर के लिए आए उसके बाद, तो जो अपने साथ थे वो जो इस ग्रुप के, उन्होंने शामक दावर से पूछा कि यू आर थ्रेटेंड बाय अपना दाऊद इब्राहिम, ये छोटा शकील, छोटा राजन और ये क्या क्या थे, तो आपने हाउ डिड यू मैनेज इट एंड हाउ डिड यू टेक इट। उसने सिर्फ ये बोला, कहता है कि मैंने एक किताब पढ़ी, एक मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। कहता है उस किताब को पढ़ने के बाद लाइफ चेंज एंड आई नेवर फियर्ड एनीथिंग। और मेरे को ये जो भी धमकी देते थे, इट नेवर मेड अ डिफरेंस। सो दिस बुक, इसका सारांश ये है कि इट इज रिटन बाय एक मिसेस खुर्शीद भावनागरी है। इट्स अ पारसी कपल, वो उनके हस्बैंड थे रूमी, उनके 2 बच्चे थे 28 एंड 30 इयर्स के। सो दे वर गोइंग फॉर अ रैली, तो उससे पहले अपनी कार टेस्ट करने के लिए ड्राइव पर ले गए एंड दे बोथ गेट किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, ड्राइविंग एट 30-40 पे भी ज्यादा नहीं, इनफैक्ट एंड दे वर्ल्ड क्रैश्ड दोनों का। दे थॉट कि अब व्हाट आर दे लिविंग फॉर, दोनों बच्चे की डेथ हो गई। सो देयर इज सम वो जो होता है ना, दैट टेलीपैथी स्पिरिट का कोई करते हैं लोग। So 29th day through somebody they got a message that their sons were trying to connect to them.
So then they started that, and over the years time लगा उनको connect करने में, and वो telepathy से फिर she started writing what messages were coming. किताब पढ़ना, the thing which is there, they say कि there is only one God, एक भगवान है बस. And there is ये जो religion जो हमने नीचे बनाए, these are man-made. In fact वो कहता है कि अगर आप sin करते हो तो there is no requirement, जैसे क्रिश्चियंस में जाके कॉन्फेस करते हैं प्रीस्ट को, या फिर आप कहीं जाके किसी को मंदिर में जाते हो दान देना है, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है कि मे बी दैट प्रीस्ट और दैट पंडित ही मे बी मोर सिंफुल. आपको अपने मन में होना चाहिए, अपने आप सोचना चाहिए कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, बिकॉज देन ओनली यू कैन बी सेव्ड. वो किताब में पढ़ोगे, वो इट टेल्स एवरीथिंग कि कैसे होता है, वो अलग ही चीज है, अलग ही चैप्टर है. बट द बेसिक थीम इज कि देयर इज ओनली वन रिलीजन, नॉट वन रिलीजन, देयर इज ओनली वन गॉड. भगवान एक ही है. हमने रिलीजन नीचे अलग अपने अपने बना रखे हैं ना, अपने लगे उसमें. रास्ता सबका एक ही है ऊपर जाने का. तो जब तक आप इधर हो, अपना अच्छा काम करोगे तो एवरीथिंग विल बी ओके. आपको खुद में मन में शांति होनी चाहिए, तभी उसी से जो हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं ना, जो देश में जो मन की बात में बोली गई है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट विल कम फ्रॉम दैट ओनली, राइट. सो मैं सोचता हूं कि आई थिंक समथिंग हैज आई बीन एबल टू पास समथिंग. बेसिक चीज यही है कि देश प्रेम सर्वप्रिय होना चाहिए. जैसे उन्होंने सोल्जर्स की भी बात करी है, इसमें काफी बात करी. इनफैक्ट मोस्ट part of this Man Ki Baat is devoted to soldiers, wherein they talk about how they are defending the nation, the borders, so that you can sleep in peace. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय. जैसा कि आपने कहा, हम सभी जानते हैं कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां विश्व समस्त विश्व ही अपना एक नीड अर्थात घोंसले के जैसा है. तो इस सब परिभाषा में संस्कृत में कहा गया है कि संपूर्ण विश्व ही एक नीड के जैसे है, घोंसले के जैसे है. तो ये डाइवर्सिटी की बात हो या जो भी विभिन्न सामाजिक इस तरह की चीजें हैं, उनको सारी बातों को आदरणीय ने अपने इस वक्तव्य में समाहित किया. समय है, अगर आपकी जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं या मन में कुछ विचार हैं जो आदरणीय से आप रखना चाहते हैं, तो संवाद के लिए अवसर है. कोई आप जिज्ञासा हो, आपका प्रश्न हो, तो आप सीधे पूछ सकते हैं. माइक भी मिल जाएगा आपको. हाँ, एनसीसी कैडेट्स, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, जो बहुत सारी बातें ऐसी आदरणीय ने कही हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, सबके जीवन से जुड़ी है. तो आप प्रश्न करिए, और नहीं तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने तल्लीनता से नहीं सुना. तो प्रश्न है, शायद कुछ झिझक रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं. हाँ, माइक कर. अपने विचार पूछ सकते हैं, इससे हटके ही पूछ सकते हैं. आदरणीय देश की सेवा में रहे, आप सेना से जुड़े हैं, तो सेना को लेकर भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं. संभावनाएं सेना से जुड़ी हुई जो हैं, या भारतीय सुरक्षा को लेकर, समरसता को लेकर, भारत की संप्रभुता को लेकर जो भी प्रश्न आपके मन में है, आप रख सकते हैं. स्वागत है. अच्छा, ये बताइए कि आप सबको कल चंद्रयान लैंड हुआ है, तो क्या आप उन क्षणों को फिर से देखना चाहेंगे? Yes, sir. चलिए, लेट्स गो, यू कैन स्टार्ट. अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है. अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है.
Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. पुनः आपने आनंद लिया, फिर एक बार जोर से आप कहेंगे भारत माता की। आनंद आ गया। और यह क्षण अभी कुछ दिन पहले जब उज्जैन में हमारे इसरो के चेयरमैन साहब थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस पर कोई बड़े पत्रकार भोपाल ने लिखा था कि आपने जो वैदिक काल से जोड़ा था उन्होंने साइंस को, उन्होंने कहा था कि भाई साइंस में के इतने बड़े पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वैदिक काल को विज्ञान से भरा हुआ कह रहा है, और आज उनको शायद कल उत्तर मिल चुका होगा। तो एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए भी। बहुत आवश्यक है हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय ज्ञान मीमांसा को भी जानना, हमारी धरोहर को जानना। जैसा कि आपके संपूर्ण वक्तव्य में भी हमने सुना, भारतीयता के एक एक अंश को, भारतीयता के एक एक विचार को, भारतीयता को। और भारतीयता न केवल एक संस्कृति है, अपितु जीने की एक कला है। जब संपूर्ण विश्व बिना वस्त्रों के घूम रहा था, तब हमारे पास एक सुसंस्कृत संस्कृति थी, और उसका एक उदाहरण हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति में देखते हैं। वो प्रमाण आज भी सभी विश्व की समस्त वैज्ञानिक और सब प्रकार की एजेंसियों के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि वह संस्कृति इतनी पुरानी है और इतना हमारा जो अस्तित्व है वो विश्व से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक सबसे पुरातन संस्कृति से हम आते हैं। इस ज्ञान परंपरा को, भारतीयता को हमें आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से आपने इस वक्तव्य में बहुत सारे ऐसे पहलुओं को सुना, ऐसे पहलुओं को जाना जो निश्चित रूप से हमारे भारतीयता के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है, तथा हमारे विशेष रूप से आप युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक भारतीय दिशा को देगा। तो निश्चित रूप से मैं पुनः जोरदार तालियों के साथ आदरणीय राजेश शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारिए। राजेश शुक्ल जी को कि आप पधारें और कैंपेन के साथ भाई साहब आप आए। आप कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस मन की बात कार्यक्रम के एक स्मृति चिन्ह के रूप में पेन, मन की बात से जुड़ा हुआ पेन जो हमेशा मन की बात याद दिलाएगा सबको। मैं आदरणीय राजेश गौतम जी को भी आमंत्रित करता हूं कि आए और एक मन की बात पुस्तक जो कि आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी ने लिखी है, वो महोदया सुश्री आरती उपाध्याय जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेज विश्वविद्यालय में, आपकी मैम है। जोरदार तालियां एक बार। तो निश्चित रूप से आप सभी ने इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें जानकारियां ली जो कि आपको जीवन पर्यंत कार्य आएंगी। और मैं अनुरोध करूंगा पुनः, अगर कोई भी एक सिंगल प्रश्न है, आपका समय है अभी आपके पास 5 मिनट, तो प्रश्न अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। हाँ, तो संकल्प
संकल्प पत्र ठीक है। अब जो जहां पर है अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे सभी। एक संकल्प पढ़ूंगा मैं, आप सभी उसको की पुनरावृत्ति करेंगे। और हाँ, संकल्प स्थिति। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं गीले सूखे कचरे का निर्देशानुसार सही स्थान पर संग्रहण एवं निपटान सुनिश्चित करूंगा। जय हिंद। अब आपको दाईं तरफ से बाहर जाएंगे, वहां एक फोटो होगा सबका, एक साथ में सीढ़ियां हैं।